रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर भी आपका आउटलुक मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज बातें काफ़ी थी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। लंबी अवधि के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए स्पेस निवेश के लिहाज से काफ़ी आकर्षक नज़र आता है, ये भी हमने सुना। हो सकता है कि ऑन ए लॉन्ग टर्म प्ले यस ये सेक्टर काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाएं। बजट में पावर, सोलर पावर इन पर्टिकुलर, न्यूक्लियर पावर पर कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए, लेकिन जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होना चाहिए था वैसे इस वक्त तस्वीर नहीं नज़र आ रही है। सो इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, एक तो क्या है कि जो यूएस रेजीम चेंज हुआ है वहां पर फॉसिल फ्यूल्स पर ज्यादा एम्फेसिस है और रिन्यूएबल्स पर कम एम्फेसिस है। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली चाइना में अगर हम सोलर पर्टिकुलरली की देखें तो वहां पर काफी ओवर कैपेसिटी हो रखी है और काफी ग्लट है पूरे इंडस्ट्री में। और यहाँ पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी से इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, और इस बजट में तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कम हो गई है, 25% से 20% हो गई है। ऑफ कोर्स क्लीन टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग पर यहाँ इम्पेटस है, बट इतना बड़ा इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इतना बड़ा आर्बिट्राज अगर आप प्रोटेक्शन के थ्रू एक किसी इंडस्ट्री को दे रहे हैं तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं सस्टेन होंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है डोमेस्टिकली। सो जो वैल्यूएशन गैप है प्रोटेक्शन के कारण वो कम होगा। सो डेफिनेटली 2030 तक इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ ग्रीन पावर होंगे। बट 2030 के बाद क्या होगा? क्योंकि अगर 2030 तक हम 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी लगा लेते हैं तो फिर वहां से टर्मिनल वैल्यू क्या दिखती है और क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होते हैं? और जहां पर एक पार्ट ऑफ द ग्लोब में ये इंडस्ट्री पूरे ग्लट में है और दूसरे पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और यूएस जहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है सोलर, वहां पर एक रिजीम चेंज के कारण रिन्यूएबल्स से फोकस हटके कोयला और तेल पर ज्यादा फोकस आ गया। तो ये सब के कारण ग्रीन एनर्जी जो है, जो एक बहुत बड़ा थीम था लास्ट 4-5 साल में, वो थोड़ा ठंडा हो गया है। और आई एम नॉट सेइंग कि नियर टर्म ग्रोथ पर कोई ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, पर वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट होगा, और इसी के कारण यहाँ पर बेसिकली हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है मनीष भाई, एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आंसर भी आप थोड़ा छोटा ही देंगे। मार्केट्स के पास धीरे धीरे करके ना ट्रिगर्स ख़त्म हो गए हैं, अर्निंग्स ख़त्म हो गई हैं, देश के प्रधानमंत्री भी यूएस से वापस आ रहे हैं, चुनाव का नंबर्स आ गया, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, बजट आ गया, अमूमन ज़्यादातर चीज़ें देखनी हैं। क्या देखेंगे सर अगले 1-1.5 महीने के लिए जिसका इम्पैक्ट आएगा, या फिर वो पुरानी ही चीज़ें हैं, रोज़ सुबह उठो रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर चेक करो कि हाँ भी उन्होंने क्या बोल दिया है? नहीं, देखिए, रुपए का लेवल को देखते रहना पड़ेगा। बेसिकली एक ही पॉइंट है जो सब कुछ समराइज कर देगा, वो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट और डॉलर रुपी इक्वेशन। रुपया जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा वैसे वैसे जो ओवरसीज सेलिंग की प्रेशर है वो कम होती चली जाएगी, और 88 और 90 के बीच में ना ही वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, बट सिवियर फॉर्म ऑफ बाइंग आ जाएगी। और बस यही देखना है कि हर महीने बेसिकली जो 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 डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका फेथ इंडिया के मार्केट्स पर इंटैक्ट रहे, वेदर लार्ज कैप हो, वेदर मिड कैप हो, वेदर स्मॉल कैप हो। तो अगर कोई नेक्स्ट 2-3 साल के, और मतलब मीडियम टर्म स्टोरी इंडिया की कहीं भी नहीं गई है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। तो अगर 5% मार्केट यहाँ से गिरता है तो बहुत ज्यादा वैल्यू इमर्ज होके आएगा जो कि आगे पीछे मेकअप हो जाएगा। सो इंडिविजुअली स्टॉक पर फोकस करें। अगर 10% अर्निंग्स ग्रोथ है निफ्टी 50 की, तो वही कंपनी देखनी चाहिए जो निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ करे और निफ्टी वैल्यूएशन के आसपास हो। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ठीक ठाक रहेगी। बहुत ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर्स पर फोकस ना करें, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रक्चरल थीम्स हैं उस पर फोकस करें, और एक नया इम्पेटस एरिया कंजम्पशन होगा जो कि एक बहुत समय के बाद वापस उभर कर आएगा।